Good morning to all, and we start with today's class. So, we'll try to cover August, July, and some of the June. See, we are into now 2023, वो भी फर्स्ट हाफ ऑफ 2023. तो बहुत सारा जो इस वक्त करंट अफेयर था उसके कल्मिनेशन पॉइंट 24 में 25 में आ ही चुके हैं. तो विल चूज सेलेक्टिवली, बहुत ज़्यादा ओवरलोड अब करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो सेलेक्टिव चीज़ें करेंगे. बस इसमें से वही चीज़ है जो अभी फिलॉसफी चल रही. देखिए, जैसे आपने थोड़ा नोट किया हो, शुरुआत में जब हम 2025-24 कर रहे थे, वी वर गोइंग इन डेप्थ डेलिबरेटली, क्योंकि उस करंट अफेयर के पूछे जाने की संभावना ज्यादा है और शायद वो डेप्थ में पूछ लें कुछ चीजें. तो अभी जितना हम पीछे जा रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि इनसिग्निफिकेंट है, फिर हम करते ही क्यों. तो इंपॉर्टेंट चीजें, बट मैं चाहता हूं इसमें हम क्रिस्प रहें, बहुत ज्यादा ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन ना लेके जाएं. तो मतलब अगर यहां से जैसे यूपीएससी करती है हरकत कि कोई 2 साल पुराना उठा के करंट अफेयर डाल दीजिए, प्री में भी और मेंस के अंदर भी वो करते हैं चीजें. स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाएगा, सो मच सो दैट के 2 साल पुरानी कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के ऊपर उठा के क्वेश्चन पूछ लेंगे. आई बिलीव एनजेएसी का जो जजमेंट था वो उन्होंने 2 साल बाद पूछा है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस. तो प्री और मेंस में ऐसा एक दो क्वेश्चन रहते हैं, देखो फार अवे. तो स्टेट भी वो कर सकते हैं, बट आई बिलीव करंट अफेयर के वो मेजॉरिटी क्वेश्चन नहीं बनेंगे. ठीक है, तो इनमें से लिमिटेड इंफॉर्मेशन और उसके आधार पर मुझे लगता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो यहां पर आप एक कंसेप्ट किसी भी चीज का और उसके कुछ कोर फैक्ट्स पकड़िए. लिमिटेड इंफॉर्मेशन बट क्वेश्चन विल बी सॉल्व. क्लियर है यहां तक? और अगर फिर भी शौक है कि नहीं सर डेप्थ में ही जाएंगे हम, तो तुम जो मर्जी कहो, तो नोट्स में आपको अवेलेबल है. ऑल द मोस्ट वेलकम. क्लियर? चलिए, विल बी गोइंग भारतीय साक्ष्य बिल या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एंड अनदर इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. यार ये दोनों टॉपिक प्री से ज्यादा अभी मेंस के लिए थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. वन, देयर मे बी डायरेक्ट क्वेश्चन. सेकंड, इनपुट वैल्यू, कि आप नया लॉ कॉट कर दें कहीं पर भी. क्लियर? देन जीरो एफआईआर. एनीवन, व्हाट इज जीरो एफआईआर? ठीक है जी. यार नॉर्मली आपने फिल्मों में देखा होगा, पुरानी फिल्मों में करण जौहर के बाद वो चीज़ें दिखती नहीं है अभी. कई बार ऐसा होता है, कोई विक्टिम थाने में जा रहे हैं अपनी रिपोर्ट कराने, तो वो कह देते हैं हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, फला थाने जाओ, फला थाने जाओ. और रियलिटी में तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि हमारी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है सर, आप उस थाना क्षेत्र के अंदर आते हैं, वहाँ जाइए. तो इसको निर्भया केस के बाद इंक्लूड किया गया था सीआरपीसी के अंदर. जो निर्भया केस में भी ये हुआ था प्रॉब्लम कि जुरिस्डिक्शन किसकी बन रही है. क्या आई बिलीव यू नो कि डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर थानाज होते हैं. कई बार आपने बोर्ड देखे हैं कि इत्थे थाना क्षेत्र दी हद खत्म होंदी है, डिस्ट्रिक्ट वही है, लेकिन आपने क्या कर रखा है, थानाज के जो पुलिस थाने ने उन्होंने दे जुरिस्डिक्शन बनाई हुई, अधिकार क्षेत्र बनाया होगा. तो नॉर्मली ये होता था कि जिस अधिकार क्षेत्र में, जिस थाना क्षेत्र दे विच कोई घटना हुई है, रिपोर्ट उत्थे दर्ज होगी, एफआईआर उत्थे दर्ज होगी. हुण प्रॉब्लम आउंदी सी कि लोगों को आम तौर पर थाना क्षेत्र पता ही नहीं हैगा. क्या? तो फिर निर्भया के बाद एक कॉन्सेप्ट आया जीरो एफआईआर, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन यू कैन रीच अप टू एनी पुलिस स्टेशन, ऑब्वियसली द नियरेस्ट वन. पटियाले च घटना हुई, कुछ उठ के तमिलनाडु तो नहीं जाऊंगा ना, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाइए, वहां पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए. वो लिखेंगे, लेकिन उसको एफआईआर का पर्टिकुलर नंबर नहीं देंगे, उसको जीरो एफआईआर कर देंगे. और फिर जो राइट जुरिस्डिक्शन का थाना है, थाना खुद वहां ट्रांसफर करेगा, फिर वो एक नंबर दे देंगे, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कर लेंगे. ये क्यों खबर में आया था? मणिपुर इशू की वजह से. जब मणिपुर वायलेंस हुआ और उसके बाद मणिपुर वायलेंस थोड़ा सा कंटेन हुआ, उसके बाद बहुत सारे पुलिस रिपोर्ट दर्ज हुई थी. अब वहां पर भी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो आपका जुरिस्डिक्शन है वो क्लियर नहीं हो रहा था, लोग इधर उधर भटक रहे, डिस्प्लेस हो चुके थे बहुत सारे. तो कहां जाके रिपोर्ट दर्ज कराएं? तो स्पेशल ऑर्डर्स पास किए गए थे कि भाई जीरो एफआईआर दर्ज करना मस्ट है हर थाने से. तो तब ज्यादा करंट अफेयर के अंदर आ गया था. क्लियर? तो कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, फैक्ट समझ लेंगे. ओके, देन प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन इस साल अनाउंस की गई थी, और ये भी कन्वर्जेंस मेथोडोलॉजी के साथ है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट को हम केटर कर सकें. जैसे आपने ट्राइबल्स के लिए एक स्कीम पढ़ी थी, तो उसमें मल्टी मिनिस्ट्री शामिल है. उसके अंदर आपको हाउसिंग की फैसिलिटी से लेके स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, सब कुछ मिलेगा. सेम ऑन द सेम तर्ज, सेम थीम, दिस फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन. चलिए, देन एज ऑफ कंसेंट अंडर पॉक्सो, इसको लेके
इस टाइम पीरियड के दौरान एक बड़ा डिबेट हुआ था, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट आ गया था कि एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्सुअल रिलेशंस पॉक्सो के अंदर उसको लोअर किया जाए। हालांकि अभी तक ये किया नहीं गया। अगर ये हो जाता तो बड़ा करंट अफेयर था। क्लियर? तो इस तरह की चीज शायद वो प्री में ना पूछे, मेंस में इट कुड बी अ टॉपिक ऑफ डिबेट। क्या? या फिर कभी इंटरव्यू में अगर दोबारा ऐसी घटना घटती है कोई, या ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास कर दे, ठीक है, तब ये बड़ा करंट अफेयर। तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के तौर पे और फैक्ट के तौर पे समझ लेंगे। देन इट कम्स टू प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। जो कभी नेहरू साहब का घर हुआ करता था तीन मूर्ति हाउस दिल्ली के अंदर, उसको अब प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। वो पहले एक प्राइम मिनिस्टर के लिए डेडिकेटेड था, अभी सभी प्राइम मिनिस्टर के लिए डेडिकेट कर दिया है, बल्कि फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के लिए भी वहां पर जगह रखी गई है। तो स्टैट नोट कर लेंगे। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? चलिए शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बेसिक थीम हमें पता है, देयर वर 3 पिलर लॉज फॉर क्रिमिनल जस्टिस। तो 3 क्रिमिनल लॉज थे, हमने बीएनएस इसके अंदर कवर कर लिया। सो आईपीसी को रिप्लेस करके लेके आए बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। दैट वाज द प्यूनिटिव लॉ। सजाएं डिफाइन और सजाएं दी गई हैं, मतलब क्राइम डिफाइन और क्राइम के लिए सजा दी गई है। देन कम्स द प्रोसीजरल लॉज लाइक इंडियन एविडेंस एक्ट एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इंडियन एविडेंस एक्ट, दिस बीन कन्वर्टेड इनटू और रिप्लेस्ड बाय भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो हमने पहले भी बात की थी, क्या है इसके अंदर? एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस के एविडेंस कौन से होंगे, किस स्टेज पे आप एविडेंस जमा कराएंगे, एडमिसिबिलिटी है या नॉन एडमिसिबिलिटी है, कंक्लूसिव एविडेंस क्या होगा, कोरोबरेटिव एविडेंस क्या होगा, हियर से एविडेंस की कितनी वैल्यू होगी, इस तरह की सारी चीजें। लार्जली ये लॉ उसी तरीके से है जैसा इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था। जो इसमें मेन चेंज है, जो थीम हमें पकड़नी है, क्योंकि हम जुडिशियल का पेपर तो नहीं देने वाले हैं कि हम डीप में इसको पढ़ें, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो मेनली इट इज अबाउट इनकलकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन। सारी थीम बस इसी के रिवॉल्व अराउंड है। तो जैसे क्या किया गया कि यार इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी, अब मैं लिखवा दूंगा पॉइंट फॉर्म के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर भी एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड लिए जा सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन पुलिस को और कोर्ट्स को दे सकते हैं। जैसे यार पहले क्या होता था ना, थाने वाने में जाओ, यार कोर्ट के अंदर आप जाओ, तो आप अगर कुछ वर्बल कह रहे हैं, कोई डिवाइस देना चाह रहे हैं, वो कहते हैं नहीं, लिखित में दो, लिख के दो जी, आप कोई ना कोई एप्लीकेशन लिख के लेके आइए। तो ज्यादातर काम सारा रिटन वर्क हो रहा था। तो अभी आप अपनी कंप्लेंट वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दर्ज करा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा शायद EFIR का कॉन्सेप्ट, आप ऑनलाइन FIR, अच्छा वो CRPC के अंदर भी है, CRPC सॉरी जो आपका BNSS है, उसमें भी जो इनिशियल थीम है वो इलेक्ट्रॉनिक इंक्लूजन का। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो इंडियन एविडेंस एक्ट में भी ये कहा गया है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एविडेंस ऑन रिकॉर्ड ले सकते हैं। क्लियर है? तो मेन थीम इट इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक इंक्लूजन। प्लीज डू राइट इन फॉर्म्स और राइटिंग फॉर्म। द एक्ट मेक्स electronic or digital records admissible as evidence. Admissible as evidence. And they will have same legal effect as paper documents. पहले क्या होता सिर्फ रिटन। लार्जली द थीम ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वाज के एडमिसिबिलिटी तब होगी किसी भी एविडेंस की जब वो रिकॉर्डेड होगा, जब वो रिड्यूस इनटू राइटिंग होगा। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई गवाही दे रहा है, तो उसमें सिर्फ इतना दिखा देते हैं कि जज साहब ने सुन लिया है, लेकिन वो सुनने के आधार पे नहीं होता है। तो वहीं पर जज साहब का स्टाफ बैठा है, एवरी स्टेटमेंट दैट इज गिवन दैट इज रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। तो उसके बोले हुए का लीगली इतना इफेक्ट नहीं है जितना वो स्टेटमेंट का है जो उसने दर्ज कराया। तो इवन जो आप गवाही सुनते हैं वो भी पहले क्या होगा, रिटन रिड्यूस होगा, उसके बाद एडमिट किया जाएगा कोर्ट में, फिर उसकी एविडेंशियल वैल्यू होगी। तो लार्जली क्या था, हर चीज रिड्यूस इनटू राइटिंग होनी चाहिए। अभी क्या कह दिया गया यार, हम डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी एडमिसिबल कर लेंगे। क्लियर? लिखें आगे।
It repeals 5 existing provisions and modified 23 provision. लिखवा दिया, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू इंफॉर्मेशन लिखे. फर्दर छोड़ दीजिए सब. द स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, द स्कोप ऑफ एक्सपेंशन फॉर सेकेंडरी एविडेंस, secondary evidence to include copies secondary evidence to include copies made from the original by mechanical process counterparts of documents, an oral account of document contents has been done. तो पहले क्या होता था ना, हर चीज की ओरिजिनल कॉपी लेके आओ, ओरिजिनल कॉपी लेके आओ. आपने भी स्कूल कॉलेज में कई बार देखा होगा, नहीं फोटोस्टेट नहीं चलेगी. तो अभी कह दिया यार, अगर उसका मैकेनिकल प्रोसेस है, अप्रूव्ड है ऑब्वियसली, तो वो भी एडमिसिबल हो जाएगा. फर्दर the government is aiming to introduce uniform rules for dealing with evidence during the trial of cases. क्या है ना, हर जज को होती है बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर. वो अपने हिसाब से भी बहुत कुछ कर देते हैं बीच बीच में. तो बोले नहीं यार, प्रेसिडेंट होना चाहिए. लिखें, द गवर्नमेंट इज एमिंग टू इंट्रोड्यूस precise and uniform rules for dealing with evidence during the trial of cases. Okay. That's it. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेंगे. तो here it comes that this is a procedural law, कि किस तरीके से क्रिमिनल केस कोर्ट में प्रोसिक्यूट किया जाएगा. तो लार्जली इसके अंदर जो पावर्स दी गई हैं, जैसे पुलिस की क्या पावर्स हैं जब वो किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं. जैसे इसी में डिफाइन किया जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, वैसे वो बीएनएस में भी डिफाइन होता है. हर लॉ के साथ लिखा होता है, हर क्राइम के साथ लिखा होता है कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है. तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दे देते हैं. फिर पुलिस किस केस में, वही कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का फर्क, कि किस केस में विद अरेस्ट वारंट अरेस्ट किया जाएगा या विदाउट अरेस्ट वारंट कर लेंगे. फिर कितने दिनों में पेश करना है, क्या पुलिस की पावर्स हैं, कितने दिन की पुलिस कस्टडी है, और फिर जज के पास कि वो कितने दिन की कस्टडी किस केस में अलाउ कर सकते हैं. चार्ज फ्रेमिंग के रूल्स क्या होंगे. इसके अलावा बेलेबल नॉन बेलेबल थिंग्स. तो मल्टीपल चीजें इसके अंदर दी जाती हैं कि किस तरीके से एक सेट स्टैंडर्ड पे क्रिमिनल केस कोर्ट के अंदर ट्रायल पे लाया जा सके, एक फ्री एंड फेयर ट्रायल हम कन्वीन कर सकें. क्लियर. पहली थीम क्या है इसकी सर. तो अगेन, ग्रेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. प्लीज डू राइट दैट ट्रायल अपील रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्पोजिशंस, जो भी आप कोर्ट को जाके डिस्पोज करते हो या पुलिस को जाके डिस्पोज करते हो, including police servants and police officer may be held in electronic mode. Further, the statement of accused can be recorded through video conferencing. और थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लो, मेरा स्टेटमेंट ले लो आप. अब लिखिए वेरी इंपॉर्टेंटली, समन, वारंट, डॉक्यूमेंट्स, पुलिस रिपोर्ट्स. समन, वारंट, डॉक्यूमेंट, पुलिस रिपोर्ट्स कैन बी डन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इसको हाईलाइट कर लीजिए सर. समन, वारंट, पुलिस रिपोर्ट्स.
देखिए इसकी क्या गेम है, अभी तक समन ज्यादातर क्या होता है, फिजिकली सर्व किए जाते हैं। जैसे क्या होता है कि समन सर्वेयर अपॉइंट किए जाते हैं कोर्ट्स के अंदर, प्यादा भी कह देते हैं उसको बार, चलिए समन सर्वेयर कह लीजिए। तो जैसे किसी भी पर्सन के खिलाफ समन आया तो उसका बाकायदा एक पेपर निकाला जाएगा, उस पर सारा समन लिखा जाएगा और फिर वो जाके फिजिकली हैंड ओवर करते हैं। अब बहुत सारे लोग इवेट कर देते थे, या तो खुद ही मौजूद नहीं होंगे या फिर करप्शन, आपको पता है ना। एग्जैक्ट पता था ना। लाइक समन सर्वेयर आए घर पे कि आजा वीरे बैजा चाचू पीने यार, और वीरे केड़े पिंडो यार, यार बड़ी औखी नौकरी है वीरे तेरी तो, है ना, एंड ऑल दैट थिंग एंड ऑल दैट थिंग, चल जवाका नु मिठाई खवा दी। ते वो कोर्ट से आके कहना जी बंदा मिला नहीं करते। अब ये 3-4 बार होता था, बाद में फिर कोर्ट्स ने ये करना शुरू कर दिया, चिपका आते थे वहां पे, ठीक है। अब उसके बाद भी क्या होता था कि बंदा आके कहता था कोर्ट में, सर चिपकाया है, मैं तो घर ही नहीं गया था, मैं तो इतने दिन से बाहर था। तो बहुत बार समन इवेट कर दिए जाते थे, फिजिकल में ये प्रॉब्लम आ रही थी। और समन सर्वेयर का खुद का काम बहुत कॉम्प्लेक्स है बेसिकली। फिर उतने ही समन सर्वेयर आपको रिक्रूट करने पड़ते हैं। आप सोचे कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो कितने सारे समन सर्वेयर उन्होंने अपॉइंट किए होंगे और कितने डिले के साथ ये समन जा रहे हैं। अभी तो आप पंजाब हरियाणा में रह रहे हैं, मीडियोकर स्टेट। जस्ट थिंक ऑफ लार्ज स्टेट लाइक राजस्थान, लाइक हिली स्टेट्स, जहां टेरेन डिफिकल्ट है, समन सर्वेयर को कितने डिले के साथ वो समन करता होगा। तो डिलेड जस्टिस प्रोसेस चल रहा है, क्लियर है यहां तक। तो अब क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। कट शॉर्ट हो सकता है कि बस व्हाट्सएप पे आपको समन आ जाए और उधर बैठा कोई बंदा यही देख रहा हो, 2 टिक हो और हम यहां एंट्री पा दें कि समन इज बीन सर्व। दैट्स व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर है यहां तक। चलिए, क्या चीज, कोई भी डिपोजिशन आप कोर्ट में जाके देते हैं, क्या होता है, टेक्निकली डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज होती है। हर बार आप गवाही देने नहीं जाते हैं। जैसे आपको डिस्क्लोजर एविडेंस देने चले गए, तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकलिटीज हैं। तो फिर एक ही अगर उसको कवर करना हो, डिपोजिशन, आप कोर्ट में जाकर कुछ भी डिपोजिशन दे रहे हैं, अपना सबमिशन आप दे रहे हैं। क्लियर, दैट कैन बी प्लेंट एज वेल। चलिए, नहीं डिटेलिंग नहीं है, डिटेलिंग नहीं है, वो कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन जरूर है और उसमें डिवाइस लिखा हुआ है, डिवाइस टू डिवाइस। तो वहां पर कुछ आप ऐप के बारे में कुछ ऐसा क्लियरली नहीं लिखा गया। क्या, चलिए फर्दर, प्लीज राइट यूज ऑफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, यूज ऑफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स एट क्राइम सीन, बस इतना लिख लीजिए, use of forensic experts at crime scene. Please write the name and address, name, address and nature of crime, name, address and nature of crime will be maintained and prominently displayed in digital mode by a designated officer at every PS police station. तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी इसके बारे में कि सर राइट टू प्राइवेसी का क्या, पर बोले यार क्राइम के लिए तो वैसे भी देयर इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो होता क्या है कि कई बार आप थानों में जाएं, ठीक है, कोई किसी ने थाना विजिट किया, रेज योर हैंड। थाना, ओ क्या किया था ऐसा कि थाने जा, पहले ये बताओ। ओ फुल ऑफ क्रिमिनल्स। चलिए ठीक है, चलिए मैं नहीं पूछूंगा राइट टू प्राइवेसी, चलो ये नहीं फॉलो कर रहा है मैं तो करूं। सी कई बार आपने देखा होगा नोटिस बोर्ड लगा रहता है, तो वहां पे बहुत सारे लोगों की फोटोज भी लगी रहती हैं कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ये हिस्ट्री शीटर है, इस तरीके से, ठीक है। बट उसका बहुत लिमिटेड यूज है, पब्लिक को पता नहीं लग पा रहा है। तो अब क्या किया गया है, अब ये कहा है कि यार जितने भी लाइक अरेस्टेड अक्यूज्ड हैं, तो उनका नाम, एड्रेस, उनका नेचर ऑफ क्राइम, ये एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को मेंटेन करना पड़ेगा। अब थानों में एक तो रिकॉर्ड कीपिंग वाला सिस्टम बढ़ जाएगा, क्योंकि आप इसको डिजिटली मेंटेन करेंगे,
क्या पहले तो कागजी मेंटेन होता था और इसको प्रॉपरली डिस्प्ले भी करना है डिजिटल मोड के अंदर। तो मे बी देयर विल बी अ थाना वेबसाइट, थाना ऐप, ठीक है, या एक पुलिस सर्कल का एक कोई ऐप बना रखा है या उसकी कोई वेबसाइट बना रखी है, उस पर प्रॉपरली डिस्प्ले करना है कि ये पर्सन अरेस्ट हुए हैं, ये अक्यूज हैं, ताकि सोसाइटी को ये पता लग सके कितने क्रिमिनल एंटीसेडेंट वाले लोग आपके नेबरहुड के अंदर रह रहे हैं। जैसे ये सब वेस्ट के कॉन्सेप्ट हैं यार, वहां पे तो बहुत सेग्रीगेटेड है, वहां पे डेडिकेटेड वेबसाइट्स हैं लाइक चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंडर है कोई, अगर उसके ऊपर एक्यूजेशन लगा तो उनकी डिस्प्ले के लिए अलग से उनके पास ऐप होगी, तो ताकि सोसाइटी मतलब उसको जाके रेगुलर चेक करते रहे कि आपके विसिनिटी में तो नहीं आके कोई किराए पे रहने लग पड़ा, तो यू विल फील मोर सिक्योर, यू विल बी फील मोर अलर्ट सिटीजन। क्लियर है? वही सब करने की अब इंडिया में कोशिश की जा रही है, ट्रांसपेरेंसी। ओके, गो फर्दर दैट इंफॉर्मेशन टू पुलिस, information to police can be sent electronically. And it can be taken on record. It can be taken on record on being signed by the person within 3 days. पर आपने कोई एफआईआर दर्ज करानी है, आप दर्ज करा दीजिए, आप फिजिकली नहीं जा सकते हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिकली भेज दिया, 3 दिन के अंदर अंदर जाकर साइन कराइए। फिलहाल ये रखा गया, हो सकता है फ्यूचर में इसको डिजिटल सिग्नेचर से भी हम अटैच कर दें। प्रॉब्लम ये है कि हिंटरलैंड में जाएं जो मासेज हैं, तो वो तो डिजिटल सिग्नेचर नहीं यूज कर रहा है, तो फिर आपने 3 दिन की मोहलत फिजिकली सिग्नेचर रख दिया। क्लियर? चलिए लिख लीजिए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जैसे आप पूछ भी रहे थे कुछ प्रॉपर ऐप या प्रॉपर डिवाइस का नाम है, सिर्फ डिवाइस मेंशन है यहां पे, लिखें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिफाइंड एज electronic communication defined as the communication of any written verbal, pictorial information or video content transmitted from one person to another person from one device to another device or from person to device। टेक्निकली है मतलब or from device to a person, तो any permutation and combination between person and devices। अब डिवाइस यहां पे लिख दिया गया है तो पर्टिकुलरली क्लियर नहीं है कि पर्टिकुलरली आप किस डिवाइस या फिर किस ऐप के थ्रू कन्वर्सेट करेंगे, तभी मैंने कहा मे बी व्हाट्सएप, अगर उसको रूल्स में परमिट कर दिया जाए तो। ओके, फर्दर यू कम यूज ऑफ हैंड ग्लव्स। तो आमतौर पे आपने देखा होगा किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो हथकड़ियां पहना के लेके जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि फिल्मों से हमारी साइकी में आ गया है कि पुलिस के पास ये राइट है। एक्चुअली द हैंडक्लव्स इज बेसिकली कॉलोनियल सिंबलिज्म। तो डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ऐसा नहीं है कि आप किसी भी अक्यूज को हैंडक्लव करें, और स्टिल क्या है कि हैंडक्लव्स क्या है, एक बड़ा सिंबॉलिक टाइप का है कि ये अपराधी है। क्लियर? तो यार उस जमाने में यूज करते थे, और इट इज लाइक इनह्यूमन ट्रीटमेंट। लाइक यार हम जानवरों को बांध के लेके जाते हैं, इंसानों को बांध के ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? एग्जैक्टली, राइट अगेंस्ट हैंडक्लफिंग। तो वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी हैं जिसमें कहा गया है कि हैंडक्लफ नहीं करना है। फिर उसमें कुछ कैविएट्स भी थे कि यार बहुत सीरियस ऑफेंस है, भाग जाने का खतरा है, पुलिस फोर्स कम है, तब आप एक्सट्रीम सर्कमस्टांस में रीजन रिकॉर्ड करते हुए जो है आप वो हैंडक्लफिंग कर सकते हैं। बट अगेन जैसे हमारे साथी ने कहा, इट इज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 दैट फ्रीडम फ्रॉम हैंडक्लफिंग। तो हैंडक्लफिंग का एक तो हमारी साइकोलॉजी के अंदर सिंबॉलिक वैल्यू बहुत हाई है। शायद इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस आप पढ़ें तो उसमें एक एनेक्डोट आता है
जब इंदिरा गांधी मैम को अरेस्ट करने के लिए पुलिस फोर्स गई थी और जब वो आधा पौने घंटे 1 घंटे अंदर विचार करती रही थी क्या करना है, तो उसके बाद जब बाहर आई थी तो उन्होंने स्पेशल कहा था कि हैंडक्लफ मंगाओ, हथकड़ी पहना के मुझे लेके जाओ। और पुलिस वाले के मैडम मतलब ही नहीं आपको हथकड़ी पहनाने का, बट स्टिल शी डिमांडेड कि नहीं, अरेस्ट करने आए हो हथकड़ी पहनाओ, ताकि अगले दिन सारे अखबारों में मैडम की फोटो हथकड़ी के साथ छपे। एंड दैट सेंटिमेंट, व्हाट अ पॉलिटिकल यूज ऑफ हैंडक्लफिंग। सिंबलिज्म बहुत हाई है और वो हमारे पिक्चरों की वजह से हमें वो बहुत नॉर्मलाइज हो गया। बट अगेन इट इज अ फंडामेंटल राइट, फ्रीडम फ्रॉम हैंडक्लफिंग। जानवरों को बांधो, इंसानों को नहीं। लेकिन अब क्या किया गया है, हैंडक्लफिंग को दोबारा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट इन सीरियस क्राइम्स। यार तभी आपने जब ये सब आ रहा था तब ये लिटरेचर पढ़ा था कि बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे कि आप डीकॉलोनाइजेशन के नाम पर नए लॉज ला रहे हैं, लेकिन आप कॉलोनियल लॉज को ही रेप्लिकेट कर रहे हो। जैसे आगे हम पढ़ेंगे, ट्रायल इन एब्सेंशिया भी इन्होंने अलाउ कर दिया जो सीआरपीसी में अलाउ नहीं था। क्या? सो प्लीज डू राइट दैट यूज ऑफ हैंडक्लफ्स, कीवर्ड्स लिखिए, वेयर पर्सन इज हैबिचुअल ऑफेंडर, हैबिचुअल रिपीटेड ऑफेंडर। हैबिचुअल कौन होते हैं? जो लगातार क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं, उसका पेशा ही है। देन रिपीट ऑफेंडर हु एस्केप फ्रॉम द कस्टडी, जो पहले कभी भागा हुआ हो। और फिर कीवर्ड लिखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट एक्ट, ड्रग, आर्म्स। समझ जाएंगे ना, ड्रग्स आर्म्स मतलब ड्रग रिलेटेड ऑफेंस, आर्म्स रिलेटेड ऑफेंस, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, FICN, फेक इंडियन करेंसी नोट्स, FICN। ये ना टर्म यूज करते हैं यार हम लोग, ऑर्गेनाइज क्राइम में यूज होती है। वैसे तो आप काउंटरफीट करेंसी भी लिख सकते हैं, बट क्राइम अगर डिफाइन करना हो ऐसे यूज कर लेते हैं, FICN, फेक इंडियन करेंसी नोट्स। आई रिपीट, FICN, फेक इंडियन करेंसी नोट्स। आप काउंटरफीट करेंसी ऑफेंस लिख लीजिए, बट ये FICN चलता है तो ये यूज कर लोगे, चल जाएगा। देन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। अब इतने सारे क्राइम्स को रट्टा नहीं लगाना है, तो बस कितना याद रखना है कि पुलिस पर्सोनल आर परमिटेड टू यूज हैंडक्लव्स इन हीनस क्राइम्स। ये सारे हीनस क्राइम के अंडर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई पॉकेट मार पकड़ा उसको हथकड़ी पहनाने लगे, ठीक है, उसका तो ऐसे कड़ा सा पकड़ लेते हैं, है ना, बेल्ट बुल्ट फड़ ली और ले जाते हैं, उसको हैंडक्लफिंग नहीं करना है। क्लियर यहां तक? चलिए, स्पेशल सेफ गार्ड, प्लीज राइट, सिर्फ एक लाइन में लिख लीजिए इसको। इन केस where punishment is less than 3 years, in case where punishment is less than 3 years, accused cannot be arrested without a permission not below the officer deputy SP rank, DSP rank of DSP rank। मतलब कम से कम DSP रैंक या SP साहब परमिशन कर दें, DSP साहब से नीचे नहीं। मैं कहना ये चाहता हूं, देखिए प्रॉब्लम्स क्या है, थोड़ा ये है कि सिटीजन सेंट्रिक लॉज बना रहे थे, तो अब ये है कि जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर तो सीधा SHO साहब के पास पावर है, बिना अरेस्ट वारंट जाके अरेस्ट कर लेंगे, क्यों, सीरियस ऑफेंसेस है। अब 3 साल से कम के जो लेस सीरियस क्राइम्स हैं या नॉन सीरियस क्राइम है, अब उसमें क्या होता है कि पुलिस किसी को भी जाके अरेस्ट कर लेती है और कई बार वो हरासमेंट का सबब बनता है। जैसे हमारे यहाँ तो क्या है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो कांस्टेबल साहब भी आ जाएंगे तो वो भी कि चलो और थाने, और फिर बीच में करप्शन चलता है बहुत सारा। क्लियर? तो अब ये सेफगार्ड दिया गया है कि 3 साल से नीचे का अगर कोई क्राइम हुआ है जिसमें 3 साल से कम की पनिशमेंट है, तो उसमें अक्यूज्ड का अरेस्ट सिर्फ तब होगा जब कम से कम DSP रैंक उसको परमिट कर दे। तो क्या है कि सीनियर ऑफिशियल है DSP साहब,
एक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल भी हो सकते हैं जो प्रमोशन के थ्रू गए या एसपी साहब के पास है, तो पहले केस की स्टडी कर लें और उसमें देख लें कि अरेस्ट यार वाकई बनती है या नहीं बनती है, क्या बिना अरेस्ट के भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जा सकती है। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई केस दर्ज भी हुआ है तो अरेस्ट इज नॉट अ नेसेसरी पार्ट, खासकर नॉन सीरियस ऑफेंस के अंदर। आप उसको कह दीजिए ठीक है इन्वेस्टिगेशन चलेगी, आपको जब बुलाएं आप थाने आ जाइएगा, अरेस्ट डालने की कोई जरूरत नहीं है। और कई बार इतने ट्रिफल केस में अरेस्ट डाल देते हैं कि कोर्ट परेशान हो जाता है, क्योंकि अरेस्ट किया 24 घंटे में कोर्ट गए, फिर जज साहब मत्था मार रहे हैं, क्या ट्रायल शुरू करवा रहे हो तुम, इसमें तो अरेस्ट की जरूरत नहीं थी, पहले इन्वेस्टिगेशन तो कर लेते। जुडिशरी भी ओवरबर्डन हो रही है। तो उस चीज को टैकल करने के लिए एक सीनियर ऑफिशियल पहले उस क्राइम को चेक करेंगे, फिर अरेस्ट अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। क्लियर है यहां तक? ओके, मूव फर्दर दैट, ठीक है लिख लीजिए इसको भी, दैट इन क्राइम resulting in 3 to 7 years, 3 to 7 years, police officer will conduct a preliminary inquiry. Will conduct a preliminary inquiry to know that whether a crime been convicted, whether a crime been executed or not. यार ये कुछ नया नहीं, पहले भी होता था, पहले एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। जैसे आप एफआईआर दर्ज कराते हैं तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, मतलब समझिए इस चीज को क्या है, स्टेजेस, बहुत टेक्निकल नहीं, सिंपल समझ लीजिए। किसी ने भी एफआईआर दर्ज कराई, व्हाट इज एफआईआर? इट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब वो पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड ले लिया, अभी तो आपने आके पुलिस को बताया कि क्राइम हो गया, तो एकदम थोड़ी लांगड़ चकलूगी पुलिस। सो कोई ना कोई एक पर्सन जाएगा, पुलिस की तरफ से 4 लोग जाएंगे, ज्यादातर कांस्टेबलरी को भेजा जाता है कि यार जाके पता करके आओ ये वाकई ऐसी कोई घटना हुई है या नहीं हुई है। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने जाते हैं पहले। अब वो आके रिपोर्ट कर दें जी बिल्कुल झूठ है, तो हुआ ही नहीं, तो फिर थाना एफआईआर क्वैश कर सकता है, ऑब्वियसली हायर अथॉरिटी की परमिशन से। क्या? उसकी एक डिटेल प्रोसीजर है। लेकिन अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में पता लग जाए कि हाँ सर इस तरह का कुछ क्राइम हुआ है, अब क्या स्टेज आती है? इन्वेस्टिगेटिंग। तब आईओ अलॉट किया जाएगा उस केस को कि आप इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं। फिर वो जाके एविडेंस कलेक्ट करेंगे, गवाह तैयार करेंगे और चार्जशीट प्रिपेयर करेंगे। फिर 60 या 90 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल की जाएगी, कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा। जिन्होंने कहने सरकार पुलिस ने पर्चा देता है, दैट इज नॉट एफआईआर, दैट इज फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, जिसके बिना पे कोर्ट में ट्रायल शुरू किया जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो इसमें अब क्या, मतलब उसी चीज को रीइंट्रोड्यूस किया कि इसको ज्यादा फॉलो करना है, इन्वेस्टिगेशन से पहले इंक्वायरी कंडक्ट करनी होगी। तो अब इंक्वायरी रिपोर्ट भी सबमिट किया करेंगे इन्वेस्टिगेशन के साथ। क्लियर है यहां तक? फर्दर मर्सी पिटीशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो क्या है मर्सी पिटीशन के अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर गवर्नर, मल्टीपल हैं तो 60 दिन के अंदर फिर प्रेसिडेंट, और फिर प्रेसिडेंट की या गवर्नर की पावर फाइनल एंड बाइंडिंग है। कल ही किया था हमने, ओके सॉर्ट आउट। चलिए, सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें क्या है, अगर किसी सर्विंग ऑफिशियल, बल्कि अगर आप बैरक जाके पढ़ें तो जज भी लिखा हुआ है यहां पे, तो अगर किसी सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिशियल, समझ लीजिए फिर मैं लिखवा देता हूं, सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिशियल या जज के खिलाफ आपने केस शुरू करना है, ठीक है, इट इज अबाउट प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन जब कोर्ट में केस शुरू होता है तो फिर डिपार्टमेंट से सैंक्शन लेनी पड़ती है। तो यहां पर यह लिखा गया है कि जो गवर्नमेंट से सैंक्शन लेते हैं, दैट विद इन 120 डेज सैंक्शन लेनी पड़ेगी। इसको टाइम बाउंड कर दिया। मैं यहां पे ये क्लियर कर दूं कि इससे पहले सैंक्शन शायद आपने पीसीए के अंदर पढ़ा हो, अगर कहीं गवर्नेंस की क्लास हुई है कुछ, दैट इज सेपरेट थिंग। यहां पे सीआरपीसी के अंदर जो हम सैंक्शन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कोई क्राइम कर दिया, अब उनके खिलाफ केस शुरू करना है, ठीक है, तो फिर रेलेवेंट अथॉरिटी से सैंक्शन लेना पड़ता है प्रोसिक्यूशन से पहले। उस सैंक्शन के बिना ट्रायल नहीं शुरू होगा। तो सेफगार्ड टू द पब्लिक सर्वेंट क्यों दिया गया? यार पब्लिक सर्वेंट अपना अच्छे से काम कर रहा है, कोई बहुत ऑनेस्ट है,
अब वैसे ही लोग उसके ऊपर क्रिमिनल केस फाइल करने लग जाएं कि तो ये कर रहा है जी, ये तो वो कर रहा है जी, तो कम से कम गवर्नमेंट एक बार स्क्रूटनाइज तो कर ले टू प्रोटेक्ट द ऑनेस्ट पर्सन। क्या? तो लेकिन अब उसको क्या कर दिया, टाइम बाउंड कर दिया कि सैंक्शन 120 दिन के अंदर अंदर देनी होगी। प्लीज डू राइट दैट टू प्रोसिक्यूट अ पब्लिक सर्वेंट द सैंक्शन will be given to prosecute a public servant. Sanction will be given within 120 days. 120 days, obviously ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, from receiving the sanction. Yeah, from receiving the permission. Further do write, if sanction is not given, if sanction is not given, it will be deemed to be sanctioned. तो मान ही लिया जाएगा sanction मिल गई है, हाँ, प्रोसिक्यूशन चलेगा। यार 120 दिन के अंदर अंदर या तो आप दे दीजिए, तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए, और नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट में एक बार ट्रायल शुरू हो जाएगा, और अगर वो गिल्टी नहीं है तो फ्री हो जाएगा सर। प्रॉब्लम अगेन यही है, सेफगार्डिंग द थिंग्स, सैंपल्स विदाउट अरेस्ट, सैंपल्स विदाउट अरेस्ट। सो क्या है इसमें, देखिए नॉर्मली ये होता था कि जो अक्यूज के सैंपल्स हैं, इट्स लाइक सिग्नेचर, इट्स लाइक हैंड राइटिंग, और अभी तो बायोलॉजिकल डेटा भी लिया जा सकता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन्स अमेंडमेंट एक्ट के साथ में। तो पहले नॉर्मली होता था कि अरेस्ट के बाद ही होता था, अभी क्या परमिट कर दिया गया कि अरेस्ट से पहले भी कोर्ट ऑर्डर्स पे आप ये सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं। प्लीज डू राइट दैट ऑन मजिस्ट्रेट ऑर्डर a person's sample like signature, handwriting, voice, or finger impressions for the purpose of investigation, can be taken without arrest. Can be taken without arrest. नेक्स्ट पॉइंट, डिटेंशन बाय पुलिस। ये पहले भी था, री इंट्रोड्यूस है बस, मतलब उसी को। सो इफ एनी पर्सन इज रेसिस्टिंग, रिफ्यूजिंग, इग्नोरिंग और डिसरिगार्डिंग, resisting, refusing, ignoring, disregarding the directions of police, such person can be detained. Such person can be detained by the police. This is not arrest. उसको उठा के ले जाते हैं, 24 घंटे रखते हैं, फिर छोड़ देते हैं। पुलिस के पास ये पावर होती है, सीआरपीसी के अंडर भी थी, इसमें भी है, लिमिटेड डिटेंशन की। कई बार आपने वो सुना है कि किसी बड़े मिनिस्टर का दौरा है और वहां पर वहां पे कुछ अपोजिशन हावी है, तो लोगों को राउंड अप कर लिया जाता है कि आप चलिए, आप जब तक ये दौरा खत्म नहीं हो जाता है आप थाने में रहेंगे। तो उनकी अरेस्ट तो नहीं डाली उन्होंने, तो अरेस्ट डालेंगे तो फिर तो कोर्ट पेश करेंगे, और किस इल्जाम में? तो बस क्या करते हैं, यार पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को खतरा है, हमने इनको सर्टेन डायरेक्शन दिए थे, नहीं मान रहे हैं, हम डिटेंशन कर रहे हैं इनकी। या कई बार आपने इलेक्शन के वक्त देखा होगा कि जो क्रिमिनल एंटीसेडेंट वाले लोग हैं तो उनको राउंड अप कर लेते हैं कि यार जब तक वोटिंग नहीं जाती है तुम थाने में बैठो, हद वोट डालना है, हम ले जाएंगे, आपको ले आएंगे। तो डिटेंशन, लिमिटेड डिटेंशन की पावर पहले से सीआरपीसी में पुलिस के पास है, बस उसी को रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर? पूछा था कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली, सेम डिटेंशन, बाद में छोड़ छाड़ होता है। चलिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रायल इन एब्सेंशिया।
some people wrote that you are going beyond colonial power, that this is reintroduction of Rowlatt Act. हमने कभी नहीं लिखने इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड, ठीक है. सो इट इज अबाउट ट्रायल इन एब्सेंशिया. क्या होता है ट्रायल इन एब्सेंशिया? वैसे तो देखिए, जो फेयर ट्रायल है उसका बेसिक ये चीज है कि पर्सन कोर्ट में मौजूद होगा और फिर उसके ऊपर ट्रायल चला जाएगा, उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा. दिस इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एज वेल. ऑडी अल्ट्रम पार्टम, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड. नोबडी शैल बी पनिश्ड अनहर्ड. अगर आप किसी को भी प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, आप उसको सजा दे रहे हैं, उसका पक्ष जरूर लिया जाएगा. अब ये उन्हीं सारे मैटर से इंटेंगल करता है जब ट्रायल इन एब्सेंशिया दे दिया गया कि अगर कोर्ट में पर्सन मौजूद नहीं भी है तो भी इसके ऊपर ट्रायल चलाया जा सकता है. क्लियर? एंड दिस विल गिव ह्यूज पावर टू पुलिस एंड टू जुडिशरी. क्लियर यहां तक? सीआरपीसी में ट्रायल इन एब्सेंशिया वाज नॉट अलाउड. तभी आप सुनते होंगे कई बार कि वो ढाबे पे बैठा था, 20 साल बाद डकैती का केस सॉल्व हुआ, वहां जाके अरेस्ट कर लिया, तब उसका ट्रायल चल रहा है. अभी ट्रायल इन एब्सेंशिया ऑल्सो अलाउड. बट इसकी टेक्निकलिटी लिख लीजिए, लिखिए इसके साथ. लिखिए दैट इट अलाउज ट्रायल इन एब्सेंशिया. ट्रायल इन एब्सेंशिया. सेक्शन 84, आप सेक्शन मत याद रखिएगा, बीएनएस से याद रखिए. दैट कंडीशंस आर देयर. अक्यूज्ड इज डिक्लेयर्ड पीओ, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर by the court. Accused is declared PO, proclaimed offender. सुना नहीं PO? कितना तो पंजाबी गाने चाहता सुनया मैं, तू तो सोना PO चलदा. प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ठीक है. और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होता है? एब्सकॉन्डिंग, जो पुलिस की रीच से भागा हुआ है, गायब है, अंडरग्राउंड है, तो इसको कोर्ट क्या कह देते हैं? पीओ. लेकिन एक चीज याद रखिए, जब इन्होंने कहा है कि ट्रायल इन एब्सेंशिया सिर्फ किसका होगा? जो पीओ डिक्लेयर किया गया, तो पहली बात तो कोर्ट से इजीली आप किसी को पीओ डिक्लेयर करवा नहीं सकते हैं, अगले का भी वकील खड़ा है. क्लियर? तो ये ज्यादातर आप कभी भी देखेंगे पीओ, वो हार्डकोर क्रिमिनल्स को ही अनाउंस किया जाता है. बट अगेन इट कैन बी मिसयूटिलाइज्ड फॉर पॉलिटिकल रीजंस एज वेल. और हाँ, दूसरा सेफगार्ड, अगर मैं सेफगार्ड की बात करूं, क्या हो सकता है? पीओ डिक्लेयर किया जाता है सिर्फ सीरियस क्राइम्स के अंदर, बल्कि हीनस क्राइम के अंदर. तो जो हीनस क्राइम नहीं है उनमें पीओ डिक्लेयर करने की प्रोविजन नहीं होती है. उसमें पीओ नहीं बोलते हैं, क्रिमिनल वाला है, उसमें कुछ और कह देंगे आप, जो भी टर्म यूज करेंगे पीओ नहीं यूज करते हैं उसके अंदर. जनरली तो यार हम सबको पीओ कह देते हैं. क्लियर? हर पगोड़े नु पीओ कह देते हैं. बट पीओ तब आप किसी को कहेंगे जब कोर्ट ने डिक्लेयर किया. क्रिमिनल लॉ के अंदर हीनस क्राइम वालों को ही पीओ डिक्लेयर कर सकते हैं, बाकी के लिए प्रोविजन नहीं है. क्लियर? तो पहला सेफगार्ड ये हो जाएगा, जो लेस हीनस क्राइम है उनका ट्रायल इन एब्सेंशिया नहीं होगा. हाँ जी, आई डोंट नो, टेक्निकली चेक करना पड़ेगा ब्रदर. ठीक है, तो उसको देखना पड़ेगा हमने पीओ किया हुआ. फ्यूजिटिव तो उनके लिए यूज करते हैं, तो पीओ भी शायद किसी कोर्ट ने कर दिया होगा, अगर कोई केस चल रहा होगा. याकूब मेमन, टाइगर मेमन, दाऊद का नाम था ट्रायल, हाँ था तो सही. वी हैव टू चेक, क्योंकि सीधी बात है, अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया तब वो होगा, अदरवाइज नहीं. मुझे लगता है किसी ना किसी कोर्ट ने तो पीओ किया होगा उनको, चार्जशीट में था उनका नाम. चलिए, तो पहला क्या पॉइंट आपने लिखा? पर्सन अक्यूज्ड टू बी डिक्लेयर्ड पीओ, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, एंड देयर इज नो immediate prospect of his or her arrest. No immediate prospect of his or her arrest. अभी हाल फिलहाल में उसको अरेस्ट किए जाने की उम्मीद भी नहीं है. यार ये उससे भी रिलेट हो जाएगा जो बहुत सारे लोग यहां से भागकर कहीं बाहर चले जाते हैं, तब ट्रायल पे उनको ले लेंगे. क्लियर है यहां तक? एनी डाउट प्लीज आस्क. ऑल क्लियर? चलिए, zero FIR. The separate topic, although it is provided under BNS as well. BNSS.
तो पहले तो लिख लीजिए सेक्शन उसका 173 ऑफ बीएनएसएस, मेंशन कर लीजिए नया लॉ। ठीक है, तो सिंपल हमने इंट्रोडक्शन में समझ लिया था 2012, बल्कि ये तो लॉ 2013 में आया क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। उससे पहले आपको राइट जुरिस्डिक्शन के थाना में ही अप्रोच करना पड़ता था। तो कोई भी थाना जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं हो मना, तो बहुत सारे केसेस में ये होता था कि थाना डिनाई कर देते थे। कई बार तो जुरिस्डिक्शन बनती भी होगी तो भी डांट डपट के भगा देंगे, यार हमारा क्षेत्र नहीं बनता इसके अंदर। क्लियर है यहां तक? तो अब उसी चीज को करेक्ट करने के लिए निर्भया केस के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट आई थी, याद है? और उसके आधार पर 2013 में क्रिमिनल रिफॉर्म किए गए थे। तब हमने सीआरपीसी में इंट्रोड्यूस किया था जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि आप अपने किसी भी नियरेस्ट थाने के अंदर जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। अब उस थाने की लीगल ड्यूटी यह है कि वो एक एफआईआर दर्ज करेंगे, लेकिन उसको पर्टिकुलर नंबर नहीं देंगे, तभी उसको जीरो एफआईआर कर देंगे। और फिर पता करेंगे कि किस थाने के अंदर ये पर्टिकुलर स्पॉट आता है जहां क्राइम हुआ, और फिर वहां ट्रांसफर कर देंगे उस थाने के अंदर। फिर उसको एक प्रॉपर नंबर दिया जाएगा और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाएगी। इफ पुलिस इज सर्विस, अब ये कितना पैराडॉक्स है ना, मतलब ये तो पहले से होना चाहिए। पुलिस इज सर्विस, और इतनी सेंसिटिव सर्विस है कि पुलिस को तो खुद रीच आउट करना चाहिए। कहां विक्टिम थाने आ रहा है और फिर भी पुलिस हेल्प आउट नहीं कर रही, कितना ज्यादा पैराडॉक्स है। इलाके में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, किसी तरह का क्राइम ना हो, ये तो पुलिस की ड्यूटी है। अगर कहीं क्राइम हो गया, ये खुद पुलिस का फेलियर है। उन्हीं के फेलियर के लिए उन्हीं के पास कोई रिपोर्ट दर्ज कराने आ रहा है, और ऊपर से वो हेल्प आउट नहीं कर रहे हैं। व्हाट अ पैराडॉक्स। तभी जब हम पुलिस रिफॉर्म पढ़ते हैं तो हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बाइफर्केशन ऑफ पुलिस फंक्शनैलिटी। दैट लॉ एंड ऑर्डर आप किसी और पुलिस यूनिट को दीजिए, इन्वेस्टिगेशन किसी और पुलिस यूनिट के पास होना चाहिए। अभी तक हुआ नहीं है इंडिया के अंदर। क्लियर है यहां तक? देन वी केम विद एटलीस्ट जीरो एफआईआर कॉन्सेप्ट। क्लियर है यहां तक? और फिर जैसे एफआईआर दर्ज करने पर अगर मतलब एफआईआर कोई पुलिस स्टेशन नहीं दर्ज करता तो देयर इज पेनल्टी एज वेल, सेम जीरो एफआईआर के लिए भी है। करंट अफेयर में क्यों आया था मैं पहले ही बता चुका हूं। मणिपुर के अंदर ह्यूज वायलेंस, थोड़ा सिचुएशन कंट्रोल में आई तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने रिपोर्ट्स दर्ज कराई। कितना क्राइम, कितने लार्ज लेवल पे वहां क्राइम एग्जीक्यूट्स हुए। एंड यू नो, फ्रॉम बर्निंग द शॉप्स एंड द हाउस टू किलिंग टू रेप्स, नेकेड विमेन परेड एंड ऑल दैट थिंग, हीनस क्राइम्स। लेकिन फिर बहुत सारे लोगों के डिस्प्लेस अपनी जगह से, और फिर ये सिचुएशन भी ऐसी थी कि अगर वो अपनी प्लेस पे वापस जाएंगे, मतलब अगर कल को थाना ये कह दे कि भाई अपने थाने में दर्ज कराओ, वो अपने थाने में जाएंगे, वहां मारे जाएंगे। वहां से भागे इसलिए हैं क्योंकि वहां पे परसिक्यूट किया जा रहा था। अब या तो ये हो कि साल 6 महीने रिपोर्ट ही दर्ज ना हो, और साल 6 महीने रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, सर एविडेंस आर गॉन। तो अल्टीमेटली मणिपुर में सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल होने वाला था वो है जीरो एफआईआर। तो तब बहुत ज्यादा पेपर में लिखा, गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया कि सारे थाने जीरो एफआईआर लिखना शुरू करेंगे। लार्ज नंबर, बल्क में जीरो एफआईआर लिखी गई वहां पे। उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ रही है, अभी तक कैटलॉग नहीं हुई है, वो वायलेंस नहीं काबू हो रहा वहां पे। क्लियर है यहां तक? तो कितने क्रिटिकल सिचुएशन में जीरो एफआईआर इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप मणिपुर का केस साइट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? लिखें इसको। जी जी, नहीं नहीं, देखो रफा दफा तो कुछ भी हो जाता है यहाँ पे, लेकिन अगर एफआईआर कैंसिल होनी है तो सर मतलब आप अगर विद सीनियर ऑफिशियल्स, अब इसमें स्टेट के अपने अपने रूल्स हैं। जैसे मैं हिमाचल का अगर आपको एग्जांपल दूं, हिमाचल में अगर एक बार, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वहां पे कि अगर हिमाचल में एक बार एफआईआर दर्ज हो गई है और वो एफआईआर कैंसिल करवानी है, पार्टी खुद कह रही है हमारी एफआईआर कैंसिल कर दीजिए, देन यू हैव टू अप्रोच हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की सिंगल डिवीजन बेंच के आगे केस लगेगा इस बात का कि एफआईआर कैंसिल की जाए या ना की जाए। ये मैं हिमाचल का एग्जांपल दे रहा हूं, बट एवरी स्टेट डजंट हैव दीस काइंड ऑफ रूल्स। तो किसी स्टेट में क्या कर दिया गया, सेशन जज को ये पावर दे दिया। होता क्या था सर, यही प्रॉब्लम, पहले इन रूल्स के आने से पहले एफआईआर ऐसी तो रफा दफा होनी थी। एफआईआर दर्ज कर ली दोनों पार्टी, पुलिस आई,
दोनों पार्टी से आपने कुछ ले लिया, उसके बाद जो रफा दफा वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो कैंसिल कर दी, कुछ ना कुछ रीजन रिकॉर्ड करके 4 चीजें उनसे लगवा के। अभी ह्यूज करप्शन चल रहा है, गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी रूल्स के अकॉर्डिंग हायर अथॉरिटी से कैंसिल होती है, बट बहुत स्ट्रिक्ट है। मुझे सबसे स्ट्रिक्ट हिमाचल का लगा इसके अंदर। स्टेट्स ने बनाया है, बीएनएस के अंडर ही बनाया है, बीएनएसएस के अंडर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी लिखवा दूंगा मैं आपको, बिल्कुल। फेलिंग टू रजिस्टर एफआईआर, देयर इज पेनल्टी, देयर इज पेनल्टी। मतलब मुझे जो अभी तक लगा है आसपास के इलाके में, मुझे सबसे स्ट्रिक्ट हिमाचल का लगा। आई वाज सरप्राइज्ड। आई डोंट नो पंजाब के अंदर जब लास्ट टाइम आई चेक सेशन कोर्ट के पास ये पावर थी, अभी चेंज हो गया हो तो मुझे पता नहीं है। आई वाज सरप्राइज कि यार सीधा हाई कोर्ट सिंगल डिवीजन बेंच को यूज कर लिया एक एफआईआर के क्वेश्चन होने में। दैट इज ह्यूज। क्लियर? चलिए चलिए, तो पूछेंगे नहीं यार आपसे इतना, यू आर नॉट गोइंग फॉर जुडिशियरी। चलिए लिखिए 0 एफआईआर, इसको थोड़ा लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मतलब ना भी पूछे कहीं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे कुछ आ गया बाई चांस, है ना, मणिपुर वायलेंस, हाउ जस्टिस टू बी इंश्योर्ड, प्रोसीजरल लैप्स, प्रोसीजरल गैप्स, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज, तो वहां एक पॉजिटिव पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। लिखें 0 एफआईआर इज एफआईआर दैट कैन बी रजिस्टर्ड by any police station irrespective of the jurisdiction when it receives a complaint, when it receives a complaint regarding a cognizable offense. Cognizable or serious offense जहां पर without arrest warrant a police officer can arrest, cognizable offense. तो आगे मैं बता दिया that no regular number is being provided, that will be marked as 0 FIR, that will be transmitted to right jurisdiction थाना, regular number will be given and investigation will be on. ठीक है, ये सीरियस विक्टिम्स के लिए है। ओके, इसका क्या है यूज, आपको नोट्स में मिल जाएगा। दैट्स जैसे अभी हमने मणिपुर की बात की है कि यार मणिपुर में अगर लेट हो जाएंगे एफआईआर्स तो उतना इन्वेस्टिगेशन लेट होगा, एविडेंस लॉस्ट हो जाएंगे। तो टाइमली इन्वेस्टिगेशन ऑपरेट हम कर सकें, उसके लिए प्रोविजन दी गई है। ओके, प्लीज डू राइट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये लिख लीजिए, इंट्रोड्यूस्ड in 2013 on Verma committee report, Verma committee report, Justice Verma committee report after 2012 निर्भया गैंग रेप। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है आपको, लाइक जस्ट ऑन शॉर्ट नोट। 2012 में निर्भया केस हैपेंड इन दिल्ली। उसके बाद फिर चलिए एक तरफ तो कि बलात्कारियों को फांसी दो, दूसरी तरफ ये था कि रेप लॉस के अंदर रिफॉर्म लेके हम आए। ठीक है, तो उसी के साथ बोले यार 2-4 चीजें और ठीक करेंगे। और 2013 में लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म की, तो फिर एक जेएस वर्मा कमेटी बनाई गई और उसके अंदर फिर कहा गया कि आप सजेस्ट कीजिए क्या रिफॉर्म होने चाहिए। उनकी एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर 2013 में क्रिमिनल लॉस के अंदर अमेंडमेंट की गई थी, जिसमें आईपीसी में रेप लॉस चेंज किए गए थे और सीआरपीसी के अंदर इस तरह की इंटरवेंशन की गई थी। क्लियर है? ओके, हम फर्दर, ठीक है ललिता कुमारी वगैरह। एफआईआर यू नो क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है अबाउट द क्राइम। देन यू राइट सेक्शन 166A, it provides punishment for public servant failing to register FIR। अब आप पूछोगे सजा होती है क्या? इट कैन बी रिजल्ट इन 2 year imprisonment, 2 year imprisonment and fine। 2 year imprisonment and fine। ओके,
ठीक है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल सिर्फ इतना याद रखिएगा आप, कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस क्राइम्स हैं और इसके अंदर विदाउट अरेस्ट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें विदाउट अरेस्ट वारंट अरेस्ट नहीं हो सकती है। कॉग्निजेंस होता है जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञान लेना, किसी केस के ऊपर कार्रवाई शुरू करना। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें खुद पुलिस ऑफिशियल ने कॉग्निजेंस ले लिया कि हाँ यार इसने एक क्राइम किया है, मैं इन्वेस्टिगेट करता हूं। नॉन कॉग्निजेबल जिसमें पुलिस कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है, कौन लेगा? कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, वही अरेस्ट वारंट इशू करेगा। क्लियर है? ओके। लास्टली, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, पीएम डिवाइन। एक्चुअल है, स्कीम है, नोट कर लीजिए। बेसिकली कन्वर्जेंस मेथोडोलॉजी हम कई बार कर चुके हैं, जैसे हमने ट्राइबल्स के लिए एक स्कीम पढ़ी थी, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट, इट कैन बी इंफ्रास्ट्रक्चरल, इट कैन बी एजुकेशन, इट कैन बी स्किल डेवलपमेंट, इस सबको प्रमोट करने के लिए हम एक कंसोलिडेटेड स्कीम लेके आते हैं। इट इज 100% सेंट्रल फंडेड स्कीम, which is Prime Minister Development Initiative for Northeast Region. उसमें लिखे द नोडल एजेंसी इज मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। It is a central sector scheme, that means 100% centrally funded. इसमें पहले एलोकेशन लिख लीजिए, लिखें इट इज फॉर 4-year period, 4-year period from 22-23 to 25-26, 22 से 26, 4 साल के लिए स्कीम है। क्लियर? ओवरऑल 6,600 करोड़ रुपीस व ईयरमार्क्ड, 6,600 करोड़ रुपीस वॉज ईयरमार्क्ड। इसमें लिख लीजिए वो कितना काम का मुझे पता नहीं, बट लास्ट मतलब रिसेंटली आई चेक, 2024 का डेटा है पीआईबी पे। तो उसमें क्या है, लिखें 35 प्रोजेक्ट्स वर सैंक्शनड कॉस्टिंग अराउंड 4,857 crore by December 2024। 4,857 करोड़, 4,857 करोड़ ये खर्च नहीं किया, सैंक्शनड है। कितने प्रोजेक्ट पे? 35 प्रोजेक्ट, 35 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। और कब? दिसंबर 2024 तक। तो करंट स्टेटस जब मैं इसका चेक कर रहा था, मतलब मुझे लास्ट डेटा यही मिला है पीआईबी के ऊपर। मैंने मिनिस्ट्री पे भी चेक किया था, वहां पे इतना नहीं है। फिर वो डिटेल है, मणिपुर में कितना, मिजोरम में कितना, वो हमारे किसी काम का नहीं है। क्या? जस्ट रियलिटी चेक, मतलब आप इतना याद रखिएगा। तो ये अनाउंस की गई है 2022-23 के बजट के अंदर। क्लियर? 2026 में कल्मिनेशन पॉइंट है। मेन पॉइंट क्या याद रखना है? 6,600 करोड़ रुपए खर्च करेंगे 2026 तक। नोकिया 6800 याद है? कैट फोन होता सीगा, बस शायद आप लोगों ने ना देखा हो, हमारे यहाँ ड्रीम फोन हुआ करता था जब हम जवान हो रहे थे। खैर, 6,600 करोड़ रुपए, जिसमें से 4,800 करोड़ रुपए सैंक्शन किया जा चुका है। जो इतना याद रह गया प्री मेंस के लिहाज तो ठीक है। क्लियर? फर्दर जस्ट राइट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द स्पिरिट ऑफ गति शक्ति, है ना? गति शक्ति प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी चल रहा है पैन इंडिया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की रियल टाइम अपडेट एंड ऑल दैट थिंग, उसी आधार पर यहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। क्या? तो सीमलेस, इट विल प्रोवाइड सीमलेस कनेक्टिविटी थ्रू आउट नॉर्थ ईस्ट। बड़ी प्रॉब्लम क्या है नॉर्थ ईस्ट की? कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, उसको टैकल कर लेंगे सर। ठीक है। फर्दर सपोर्टिंग सोशल डेवलपमेंट, improving quality of life, improving quality of life,
नेक्स्ट, स्किल डेवलपमेंट, पॉइंट फॉर्म में लिखिए, स्किल डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ एंड वुमेन, यूथ एंड वुमेन। बजट एलोकेशन के ऊपर 2 फैक्ट बहुत हैं, उतना रह जाएगा। फर्दर, जस्ट राइट, इट इज एलोकेट ए स्टेट वाइज एलोकेशन। तो हर स्टेट के ऊपर फोकस है। जैसे मैंने भी कहा कि आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाएंगे करंट चेक करने, तो बाकायदा बता देंगे कितने प्रोजेक्ट मिजोरम में है, कितने मणिपुर में है, कितने नागालैंड के अंदर है, और फिर उनका कितना अमाउंट बैठ रहा है। तो हर स्टेट के ऊपर फोकस करना है। क्या? चलिए, लास्टली, एज ऑफ कंसेंट अंडर पॉक्सो। एनीबडी, क्या टॉपिक था यार? ये बहुत मोनोलॉग सा हो रहा है, मैं सारा इंफॉर्मेशन बेस्ड है। एनीबडी, क्या है एज ऑफ कंसेंट और इसका इशू क्या है? ठीक है, 14, 16 कुछ इस हिसाब से कर लें। एंड व्हाट डू वी मीन बाय एज ऑफ कंसेंट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज ऑफ मैरिज। निर्भया वाला केस हुआ था ना, एक 2000 उसमें बताया गया था कि जो उसकी फीस है ना वो कम है, बट जो उसमें बोला गया था कि डेली जितनी भी कंपनी है कि उसमें होती है तो उसमें उसमें मुझे करना कि इसकी बेस क्या है कम कर देनी चाहिए ताकि उसको भी क्या है लाइन के अंदर भी है। ठीक है सर, वेरी राइट, बट ये इशू बिल्कुल अलग है। जैसे हम अभी डील कर रहे हैं पॉक्सो से, जो सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं वो है जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड। ठीक है, उसको कवर कर लेते हैं, बाद में किया भी गया हो। मनेका गांधी मैम, क्या? हाँ जी, हाँ जी, तो दोनों को कर लेते हैं। अब आ ही गया तो कंफ्यूजन ना हो जाए। ऑन अ क्विक नोट, जैसे सर ने कहा कि 2012 के निर्भया केस में वन वाज जुवेनाइल। जुवेनाइल होता है द चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्शन विद द लॉ, 18 साल से कम का बंदा अगर कोई भी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हुआ है। तो हमारे यहाँ जुवेनाइल जस्टिस है जिसमें उनको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, किसी भी सीरियस क्राइम के लिए देयर इज हार्शेस्ट पनिशमेंट ऑफ 3 years ओनली, दैट्स इट। ठीक है, और उनका ट्रायल भी रेगुलर कोर्ट में नहीं चलेगा, जुवेनाइल कोर्ट के अंदर चलता है। किसी करंट अफेयर में आगे तो हम कवर कर लेंगे उसको। तो वो बिल्कुल ऑन द कस्प था, है ना? मतलब मुझे याद नहीं कितने दिन शॉर्ट, ठीक है, या कितने महीने शॉर्ट है। तो फिर ये कहा यार जस्ट, मतलब फिर वो लोग कहते हैं कि यार जस्ट बर्थडे के मिडनाइट से पहले कोई क्राइम करे तो जुवेनाइल, और बर्थडे के अगले दिन कुछ घंटों का फर्क हो तो यार ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, आपका कोई ट्रांजिशन एरिया नहीं है। तो बड़ी डिमांड उठी यार, ये बड़ा गलत हुआ। क्यों? क्योंकि उस पर्सन को, और अच्छा, जब केस की रिपोर्टिंग हो रही तो बता रहे थे कि ही वॉज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट एज वेल। तो अल्टीमेटली उसका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में कन्विक्शन हुआ है, उसको 3 साल की सजा हुई है और एक सिलाई मशीन देके उसको छोड़ दिया गया है। वो एक नई आइडेंटिटी के साथ कहीं रह रहा है मैन इंडिया, ऑफ कोर्स। ठीक है, ऑफ कोर्स स्टेट वॉच रखती होगी उसके ऊपर, ठीक है, री इंटीग्रेट कर रहे हैं सोसाइटी में। बट तब काफी हंगामा हुआ, तो तब ये आया था कि यार इसमें जो जुवेनाइल की एज है उसको थोड़ा हम करेक्ट करें। तो जो 18 साल के करीब हैं और हीनस क्राइम में इन्वॉल्व हैं उनको हम डिफरेंटली ट्रीट कर दें। तो उसके लिए बाद में अमेंडमेंट की गई थी। मनिका गांधी मैम वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। एक नई कैटेगरी क्रिएट की गई जुवेनाइल जस्टिस के अंदर, 16 से 18 साल का कोई भी पर्सन अगर हीनस क्राइम के में इन्वॉल्व है तो फिर एक अलग से बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें डॉक्टर्स होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, लॉ के मेंबर होंगे, और फिर वो बच्चे, मतलब उस पर्सन की जो 16 से 18 के गैप में है, उसकी साइकोलॉजी या उसकी मेंटल मैच्योरिटी को चेक करेंगे। फिर वो एक सर्टिफिकेट देंगे कि इसको जुवेनाइल ही ट्रीट करना है, इसको अडल्ट ट्रीट करना है। तो यहां ये क्लॉज आ चुका है। क्लियर? हालांकि इंटरनेशनली बहुत क्रिटिसाइज हुआ था ये, पर हमने कर दिया ये। ओके, बट दैट इज अबाउट द जुवेनाइल जस्टिस। ठीक है, चलिए, अब we are all mature, so here age of consent is like what is the rightful age to give consent for sexual relationships. Now we know that age of marriage is 18 and 21. ओके, चलिए मैं बेस 18 ले लूं मैरिज का। तो पॉक्सो एक्ट के अंदर भी एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्सुअल रिलेशन इट इज 18 years, और
18 साल से कम की उम्र के कोई भी व्यक्ति अगर सेक्सुअल रिलेशन में जाते हैं, देन वो चाहे उन्होंने कंसेंट दिया, चाहे फ्री विल पे वो सेक्सुअल रिलेशन है, लेकिन उसको फ्री विल या कंसेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इंडिया में एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्सुअल रिलेशन अंडर पॉक्सो इज इक्वेटेड विद द मैरिज एज। क्लियर यहां तक? अब सर, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दी थी, ये रूलिंग नहीं है, ऑब्जर्वेशन है दैट हाई टाइम इन आवर कंट्री दैट पार्लियामेंट शुड रिड्यूस द एज ऑफ कंसेंट अंडर पॉक्सो। और गाइडलाइन यही है कि इसको रिड्यूस कर दिया जाए। व्हाट इज योर ओपिनियन? शुड वी रिड्यूस इट? Oh, why? High Court is saying that it is the high time to reduce the age of consent. Anyone? अच्छा, हमारी पिछली पुरानी पीढ़ी नहीं मैच्योर होती थी। अकबर का कोरोनेशन 14 साल में हो गया था। हाँ जी, वेरी गुड पॉइंट मेरे। बायोलॉजिकल फैक्टर हम कर सकते हैं, बहुत सही है, बहुत सही है। ठीक है, खाना पीना बदला है, क्लाइमेट चेंज हुआ है। ठीक है, हाँ ये आप कर सकते हैं। तो डिफरेंट रिसोर्सेज, उससे मेच्योरिटी भी जल्दी डेवलप हो रही है अबाउट सेक्सुअल रिलेशंस। ओके, वी आर ऑल मेच्योर। देख लेते हैं इसमें गेम क्या है। देखिए, अब इसमें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। आज ये कर दीजिए आप, कल को द हिंदू ढेरों आर्टिकल लिख देगा, एक्सप्रेस ढेरों आर्टिकल लिख देगा कि सर ये तो गुनाह कर दिया। वो कमियां गिना देंगे कि अब रेप्स हुआ करेंगे, और फिर बाद में एस्टैब्लिश कर देंगे कि सर ये तो कंसेंट थी, डरा के, धमका के, दबा के या पैसे दे के। क्लियर? तब भी वो उसके खतरे गिनाने लग जाएंगे। यहां पर हम सिर्फ कोर्ट का व्यू देखें, और मैं इसमें जा ही नहीं रहा हूं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो मेंस के वक्त आप खुद से डेवलप कर लीजिएगा चीज को। सो हियर इट कम्स दैट सर, गेम क्या है इसमें सीधा समझ लीजिए, क्योंकि रूलिंग तो है नहीं। तो इसमें कहा गया था कि यार बहुत सारे, कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लव अफेयर्स हैं जो अंडर एज के दौरान हो जाते हैं। अब जब वो पकड़े जाते हैं इस तरह के लव अफेयर, या बहुत सारी रनअवे मैरिजेस हैं, तो उसमें एज सच रेप का कोई इंटेंशन नहीं है, तो अभी भी बहुत सारी अंडर एज रनअवे मैरिजेस हैं कि भाग के चले गए। अब उस केस में क्या होता है कि वेन एवर द कपल इज कॉट, तो फिर फ्रॉम द साइड ऑफ फीमेल फैमिली दे इन्वोक रेप लॉज, दैट टू पॉक्सो। अब इसमें कह रहे हैं कि यार अंडर एज एक लड़के के ऊपर, या कोई भी अगर अंडर एज लड़की से भी कोई रिलेशन में जा रहा है, आप सीधा उसके ऊपर पॉक्सो इन्वोक कर दे रहे हैं, हार्शेस्ट लॉ। यहां प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत सारे केसेस में कंसेंट इज देयर, लेकिन कोर्ट उसको कंसेंट मान ही नहीं रहा। और पॉक्सो इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट है कि अगर लड़की आकर कोर्ट में गवाही भी दे दे कि सर मेरी कंसेंट थी, स्टिल कोर्ट उस कंसेंट को कंसेंट मानेगा ही नहीं। तो यार ये लॉ बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। और फिर दूसरी तरफ कोर्ट हो गई थोड़ी फिलोसफिकल, या फिर कोर्ट थोड़ा सोशल एस्पेक्ट से सोचने लगी। तो उसमें कहा गया कि यार दुनिया भर के अंदर जो मोरालिटी के प्रिंसिपल्स हैं उनमें चेंज आ रहा है। ठीक है, तो लाइक राइट अ नाउ, मतलब प्री मैरिटल सेक्स, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट कह रहा है, ठीक है आपका, कि दैट इज नॉर्मलाइजिंग इन द सोसाइटी। तो हर इस तरह के रिलेशन को, ठीक है, आप उसको मॉरली गलत कहें, मॉरली गलत कह लीजिए, दैट शुड नॉट बी प्रमोटेड, ओके। बट हर इस तरह के रिलेशन को जो मॉरल रॉन्ग हो सकता है, उसको आप लीगल रॉन्ग भी बना रहे हैं, दैट टू इन द हार्शेस्ट कैटेगरी, दैट इज नॉट गुड। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब आप समझते हैं मॉरल रॉन्ग हो सकता है, लेकिन उसी मॉरल रॉन्ग को आप हाईएस्ट डिग्री ऑफ लीगल रॉन्ग बना रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो यहां पे अर्ज किया था कि आप एज ऑफ कंसेंट को लोअर कर दीजिए। ये आपका पेपर 1 सोसाइटी के अंदर एक डिबेट का पॉइंट हो सकता है। क्लियर है यहां तक? ओके, इसमें फिर कुछ ग्लोबल एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे हाई कोर्ट नोटेड दैट इन जर्मनी एज ऑफ कंसेंट इज 14 ईयर्स, इटली, पुर्तगाल, हंगरी 16, लंदन, वेल्स, श्रीलंका, जापान में तो 13 साल दी हुई है। सो अगेन, जैसे हमारे साथी ने दिया कि एज ऑफ प्यूबर्टी से भी इसको रिलेट किया जाता है, व्हिच इज बायोलॉजिकल एविडेंस, याद रह जाएगा। सो राइट नाउ व्हाट इज टेक्निकल पॉइंट टू कोर्ट? 1, एज ऑफ कंसेंट अगर वो कहीं आपसे पूछ लें कि पॉक्सो के अंदर कितना, 18 साल ही है, लोअर नहीं किया गया है। और 18 साल से नीचे के अगर कोई भी सेक्सुअल रिलेशन स्टैब्लिश होते हैं, इवन आफ्टर कंसेंट इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कंसेंट।
बस इतना याद रख लीजिएगा. एनी डाउट प्लीज आस्क. हाँ जी, उसके ऊपर भी जाएगा. गुड रिलेशन, गुड रिलेशन. बल्कि वो तो और फिर स्ट्रांगली कह देंगे इस बात को. यस. एनी अदर डाउट? एनी? सेक्सुअल बेसिस करके या कवर कर sexual exploitation, specifically about sexual exploitation. क्या? Any other doubt? Any other doubt? Done? चलिए wrap up. उसमें है तो नहीं कुछ? ठीक है. नोट्स में आप पढ़. अच्छा ये भी अभी खत्म करते हैं इसको जल्दी से. सिर्फ कुछ पॉइंट्स नोट कीजिए. दैट पहला लिखिए, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी. नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी situated at तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स now changed just for not to be reduced. ठीक है, आपके अपने विचार हैं, मतलब आप अपने हिसाब से उसको आर्ग्यूमेंट के थ्रू जस्टिफाई कर सकते हैं. It's been converted to या changed to Prime Minister Museum and Library Society. Prime Minister Museum and Library Society. ठीक है, अब इसमें नोट्स में पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, क्या चीजें हैं उसमें. 3-4 लाइनें अगर लिखनी हो एंड में लिख लेंगे. सो तीन मूर्ति हाउस, आई डोंट बिलीव कि इतना पीछे आगे आपसे पूछेंगे. 1929-30 के अंदर एडवर्ड लुटियन ने बनाया, वो लुटियंस दिल्ली का जो कॉन्सेप्ट है. ठीक है, डिजाइंड, और फिर इसको जो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे ब्रिटिश के, उनके रेजिडेंस के तौर पे यूज करते थे. अगस्त 1948 में ये ऑफिशियल रेजिडेंस बना फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और 27 मई 1964 तक, अपनी डेथ तक वो यहीं पे रहे थे. अब उसके बाद तो फिर वो पॉलिटिक्स की डिबेट है कि इंदिरा गांधी मैम ने क्लेम किया था कि भाई ये हमारे पास रहने दीजिए. फिर अल्टीमेटली पॉलिटिकल टसल चलता रहा और फिर इसको नेहरू मेमोरियल में तब्दील कर दिया गया. मतलब ये फैमिली को नहीं हैंड ओवर किया गया. जैसे काफी सारी कहानियां हैं कि अब यार वो भी बड़ा हंगामा था कि, अब उस कंट्रोवर्सी में आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन ये है पहले प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस. ठीक, तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनका रेजिडेंस होना चाहिए था वो, लेकिन फिर लार्जर देन लाइफ छवि उनकी और फिर इंदिरा गांधी की इंटरवेंशन, तो फिर लाल बहादुर शास्त्री को ये नहीं दिया गया था. लाल बहादुर शास्त्री भी चाहते थे कि यार ऑनर तो ये है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहा, लेकिन को नहीं दिया गया था. ठीक है, तो फिर लेटर ऑन वो सब चलता रहा. फाइनली इसको नेहरू मेमोरियल में तब्दील कर दिया गया था. क्लियर? देन एक लिख लीजिए, मतलब लिख लीजिए बाद में, नेहरू वही म्यूजियम मेमोरियल एंड लाइब्रेरी सोसाइटी स्टैब्लिश की गई थी जो इसको टेक केयर करती है, मैनेज करने का काम करती है. अब इसमें क्या किया गया, प्रधानमंत्री संग्रहालय. 2016 में ही प्राइम मिनिस्टर ने मूव किया था आइडिया कि यार इतने सारे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं लेकिन एक ही प्राइम मिनिस्टर के नाम पे म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है, तो व्हाट अबाउट अदर्स. तो फिर हम ये करेंगे, एक प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाएंगे तो सारे प्राइम मिनिस्टर के लिए स्पेस होगा. अब ये किया गया 2023 में कि इसी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को कन्वर्ट कर दिया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय में. तो व्हाट इज द बेसिक आइडिया, अब सिर्फ नेहरू साहब से जुड़ी हुई चीजें यहां पर नहीं होंगी, सभी प्राइम मिनिस्टर से जुड़ी हुई स्मृतियां यहां पर लाके रखी जाएंगी, बल्कि यहां पर स्पेस भी क्रिएट किया गया है फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए. बस इतना सा कॉन्सेप्ट है. बस प्रधानमंत्री संग्रहालय याद रखिएगा. ऐसे पूछ ले कि न्यूली बिल्ट है, वो तीन मूर्ति भवन या नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को ही कन्वर्ट किया गया है. एनी डाउट प्लीज आस्क. क्लियर है? ओके, चलिए क्विकली रैप अप करते हैं. टू मच? ओके. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, अब तो अधिनियम ये एक्ट है, किस लॉ को रिप्लेस करने के लिए लाया? इंडियन एविडेंस एक्ट. ठीक है, ओके. व्हाट इज द मेन थीम विच वी कवर्ड? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. सेकेंडरी एविडेंस जो ओरिजिनल कॉपी से किए गए हैं, ओरिजिनल से कॉपी बनाए, उसको भी कवर कर लेंगे. ठीक है सर, बस 2-3 चीजें याद रखें. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ओके. ट्रायल इन एब्सेंशिया अलाउ किया है? ओके. ट्रायल इन एब्सेंशिया इज अलाउड इन ऑल द केसेस अंडर बीएनएसएस.
ओनली इन सीरियस क्राइम्स, ठीक है। दूसरा, क्या ट्रायल इन एब्सेंशिया से पहले अक्यूज्ड को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार करना पड़ेगा? ठीक है सर, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होने के बाद ही करार दिया जाएगा उसके। इसी के अंदर हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी मर्सी पिटीशन को लेके प्रोविजन। क्लियर है यहां तक? और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर किए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के, जल्दी से। हैंडक्लफिंग क्या केस है? नाउ अलाउड इन सीरियस क्राइम्स, ठीक है। व्हाट एल्स? सैंपल्स विदाउट अरेस्ट एंड रिलेटेड प्रोविजन। एक एक बार जो आपने लिखा है सिर्फ उतना याद कर लीजिएगा और ज्यादा नहीं। व्हाट इज जीरो FIR? Irrespective of the jurisdiction of PS, you can register your FIR. Okay. It is just on practice. It is having no legal status. It has legal status both in CRPC and now under 173 of BNSS. Okay. किस कमेटी की रिपोर्ट पे इंट्रोड्यूस किया था? जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट, ठीक है। ओके। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन कब अनाउंस हुई? 22-23 ਦੇ बजट ਚ, ठीक है। किन्ने रुपए एलोकेट किए? नोकिया 6800, ठीक है। 4800 करोड़ तो वो लास्ट था जो खर्च हुआ है, वो भी आपसे पूछेंगे नहीं। अब तक शायद और हो चुका हो, बस उन्होंने अपडेट नहीं किया। क्लियर है यहां तक? मल्टी स्कीम कन्वर्जेंस मेथडोलॉजी है। सो फ्रॉम इंफ्रा टू हेल्थ टू एजुकेशन टू स्किल डेवलपमेंट, उन सब पर काम करेगी। और नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स में एलोकेशन किया जाएगा। क्लियर? देन इट कम्स टू एज ऑफ कंसेंट अंडर पॉक्सो। व्हाट इज द एज ऑफ कंसेंट अंडर पॉक्सो? 18 years. It has been reduced on Bombay High Court judgment. It just suggested कि legislature को ये step लेना चाहिए। Clear? Then finally, Prime Minister Museum and Library, जिसको नाम दिया गया प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो अभी क्या है, नया बना है क्या? नहीं। तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी करके एक जगह थी, लेकिन ये फेमसली कॉल्ड एज तीन मूर्ति भवन, उसी को कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसमें क्या फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के लिए भी स्पेस रखा गया? अपने लिए, अब तक के लिए भी और फ्यूचर के लिए। दैट विल बी ऑल। थैंक यू।